माध्यम आइस के मंच से मैं अजय सिंह भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर एक छोटी सी परिचर्चा कर रहा हूं। यह परिचर्चा माध्यम आईएएस द्वारा शुरू की गई श्रृंखला जो सामान्य अध्ययन की है, जिसमें हमारे टीम के सभी सदस्य अपने अपने विषय को लेकर एक छोटे छोटे अवधारणात्मक पक्ष को लेकर आ रहा है। उसी श्रृंखला में मैं अजय सिंह आपको भारतीय संविधान और राजनीति को लेकर एक चर्चा कर रहा हूं और आज का विषय है कि संविधान क्यों। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर संविधान की आवश्यकता को देखा जाए तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को लेकर हम राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अब थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से चलते हैं, यानी मीन्स कि थोड़ा सा इतिहास। 15 अगस्त 1947 को भारत एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य के लिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता अनिवार्य तत्व है, जिसमें प्रभुसत्ता राज्य का आधुनिकतम एवं अनिवार्य तत्व है। अर्थात राज्य की अगर प्रभुसत्ता नष्ट होती है तो राज्य का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार 15 अगस्त 1947 के पहले भी था, लेकिन भारत राज्य नहीं था। इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को प्रभुसत्ता मिली, और प्रभुसत्ता का तात्पर्य होता है वह सर्वोच्च शक्ति जिसका प्रयोग करके राज्य आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में जो भी निर्णय लेगा वो राज्य का अपना निर्णय होगा, न कि किसी बाह्य शक्ति के दबाव में लिया गया निर्णय होगा। अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत अगर राज्य के अस्तित्व में, राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में जो भी निर्णय लेगा वह निर्णय भारत का अपना निर्णय होगा, न कि किसी बाह्य शक्ति के दबाव में आकर लिया गया निर्णय होगा। अब भारत 15 अगस्त 1947 को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। अब राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात राज्य का स्वरूप अमूर्त है, अर्थात राज्य यथार्थ के धरातल पर दिखाई नहीं पड़ता। राज्य का स्वरूप वास्तविकता के धरातल पर नहीं है, और राज्य के यथार्थ स्वरूप को हम सरकार कहते हैं या राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, और इस राजनीतिक व्यवस्था के लिए संविधान का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। इसलिए प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आइंस्टाइन एक विचार देते हैं कि संविधान के अभाव में राज्य डाकुओं के झुंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात अगर संविधान नहीं होगा तो राज्य में राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, और राज्य में अगर राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक हो, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अभाव में कानून का शासन नहीं होगा, कानून की स्थापना नहीं होगी, और हर व्यक्ति अपने अपने इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। ऐसी स्थिति में समाज अराजकता से युक्त हो जाएगा और मत्स्य न्याय की स्थापना होगी, और इस न्याय में जिसकी लाठी उसी की भैंस की कहावत चरित्रार्थ हो जाएगी। इसलिए जब भारत राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो भारत के लोगों के हितों की पूर्ति करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर सके। और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन या संविधान सभा का होना आवश्यक है। इसलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, और उस संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर एक संविधान का निर्माण किया। अर्थात संविधान के अभाव में राज्य का मूर्त रूप
स्थापित नहीं हो सकता। और सरकार को कहा जाता है कि सरकार राज्य का मूर्त रूप है। इसलिए संविधान की आवश्यकता राज्यों को पड़ती है और राज्य संविधान के माध्यम से अपने मूर्त स्वरूप को प्रदान करता है। संविधान की स्थिति या संविधान की सिचुएशन को अगर ले लें या संविधान की स्थिति के संबंध में अगर कहा जाए तो संविधान एक दस्तावेज है। अब यह दस्तावेज लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, लेकिन कोई भी संविधान चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, न तो पूर्णतः लिखित हो सकता है और न ही पूर्णतः अलिखित हो सकता है। इसलिए संविधान के बारे में या संविधान के संबंध में जो विचार दिया जाता है कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का वह समूह होता है जिसके माध्यम से राज्य में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है और राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के मध्य अधिकार और शक्तियों का विभाजन किया जाता है। साथ ही साथ संविधान में जनता के लिए कुछ मूल्य समाहित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में संविधान जो एक दस्तावेज है, यह दस्तावेज राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों को स्थापित करता है, जिस परिणाम होता है कि राज्य व्यक्ति के लिए और व्यक्ति राज्य के लिए। अब दूसरा सवाल या दूसरा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और अगर संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है कि संविधान का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप में जनता ही करती है और इस जनता के कारण भारतीय संविधान का प्रारंभ हम भारत के लोग से करते हैं। यानी भारत के लोग ने इस संविधान को निर्माण किया। भारत के लोगों ने भारत में स्वतंत्र भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए जिस संविधान की निर्माण किया वो भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है, क्योंकि संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और संविधान सभा के बारे में कहा जाता है संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का वह समूह होता है जिसका गठन संविधान के निर्माण के लिए किया जाता है। भारत ने भी या स्वतंत्र भारत ने भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संविधान के निर्माण को लेकर संविधान सभा का गठन किया और यह संविधान सभा के सदस्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लेकिन प्रश्न यह भी है भारतीय संविधान सभा के स्वरूप को लेकर एक विवाद की स्थिति या मतभेद की स्थिति इस सेंस में उत्पन्न होती है, क्या वास्तव में संविधान सभा थी? क्यों? क्योंकि संविधान सभा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के लिए चुनाव का होना अनिवार्य है। तो क्या संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे? ये एक विषय है जिसको लेकर मैं आपको अगली वीडियो में उस पर विस्तार से वर्णन करूंगा कि क्या भारतीय संविधान सभा वास्तव में संविधान सभा है। इस पर हम अगली वीडियो में आपसे परिचर्चा करूंगा। अब इसको आगे बढ़ संविधान की जो स्थिति है, संविधान ये एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज राजनीतिक व्यवस्था के लिए। राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर। दूसरा, संविधान राज्य और व्यक्ति के मध्य, राज्य व व्यक्ति के मध्य संबंधों को स्थापित करता है। अब इसी पर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक लस्की एक कमेंट करते,
कि जो राज्य अपने नागरिकों को जितना अधिक से अधिक अधिकार प्रदान करेंगे वह राज्य उतना ही लोकतांत्रिक होगा, और जो राज्य अपने नागरिकों के ऊपर जितना अधिक से अधिक प्रतिबंध लगाएगा वह राज्य उतना ही अधिनायकवादी होगा या निरंकुश होगा। इसका विश्लेषण आप आपातकाल की स्थिति में देख लीजिए। आपातकाल में संविधान द्वारा जो आपातकाल स्थापित किया गया है, उस आपातकाल में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, आपके अधिकार सीमित कर दिए, और उस समय राज्य की निरंकुशता स्थापित हो जाती है, राज्य का अधिनायकवादी स्वरूप हो जाता है। अब मैंने कहा आप लोगों से कि राज्य अमूर्त है, यानी अमूर्त रूप होने का मतलब है कि राज्य का यथार्थ के धरातल पर कोई वास्तविक रूप नहीं है। अब राज्य का यथार्थ के धरातल पर वास्तविक रूप सरकार कहलाती है या राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है, और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संविधान का होना आवश्यक है। इसलिए संविधान अगर नहीं है तो राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, और राजनीतिक व्यवस्था अगर नहीं है तो कानून का शासन नहीं होगा, व्यक्ति के लिए अधिकार नहीं होंगे, समानता की स्थिति नहीं होगी, यानी समाज में वह व्यवस्था नहीं होगी जिसके कारण व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास कर सके, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपना उच्चतम विकास करना। तीसरी पोजीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना है, भारत का दक्षिणी स्ट्रक्चर ये है, दक्षिणी सिरा ये बनता है। एक तरफ अरबियन सी है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। अब प्रश्न ये खड़ा किया जाए कि भारत का दक्षिणी स्वरूप इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है? क्या तो जनरली या सामान्य धारणा यही होती है कि भौगोलिक स्वरूप ये है, एक तरफ अरबियन सी यानी अरब सागर, दूसरे तरफ हिंद महासागर, तीसरे तरफ बे ऑफ बंगाल। इस स्थिति का निर्धारण यह है कि 12 नॉटिकल मील यानी किसी भी भूभाग से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक भारत जो राज्य है उसका अधिकार क्षेत्र होगा, और 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.858 किलोमीटर। 8 किलोमीटर ये 1 नॉटिकल मील का मेजरमेंट है कि 1 नॉटिकल मील समुद्र की दूरी नापने की इकाई है। तो नॉटिकल मील 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.858 किलोमीटर यानी लगभग 22 किलोमीटर। यानी समुद्र के अंदर भारत का जो अधिकार क्षेत्र है वह 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर तक है। अब ये आपका राज्य क्षेत्र है, ये आपका राज्य क्षेत्र है, और राज्य आपका भारत है, यानी मीन्स भारत का अधिकार क्षेत्र है, और राज्य अमूर्त है। सिचुएशंस क्लियर हो रही कि राज्य अमूर्त है, यह राज्य अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप ही नहीं। अब अगर राज्य मूर्त है और भारत का अधिकार क्षेत्र, तो इसका मतलब यह राज्य क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां तक भारत सरकार के कानून लागू होते हैं। क्लियर? अब भारत सरकार के कानून लागू होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के रूप में सरकार जो अस्तित्व में आती है, जो राज्य का मूर्त रूप है, राज्य का यथार्थ के धरातल पर मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाला जो सरकार है वह है, और उस यथार्थ स्वरूप को संविधान प्रदान कर रहा है। इसलिए राज्य के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। अब
तीसरी सिचुएशन कि यहां तक राज्य क्षेत्र है और हम कह रहे हैं कि यह भौगोलिक स्वरूप है जिसके कारण भारत का दक्षिणी सिरा ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मान लिया आप लोगों की बात कि ये भौगोलिक स्वरूप, लेकिन ठीक इसी राज्य क्षेत्र यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भारत का वायु क्षेत्र भी बनेगा। वहां पर न तो अरबियन सी है, न तो इंडियन ओशन है, न तो बे ऑफ बंगाल है। इसका तात्पर्य है वह भारत का नो फ्लाइंग जोन है, और नो फ्लाइंग जोन होने का मतलब है कि भारत सरकार की अनुमति के बिना उस क्षेत्र में कोई भी विदेशी जहाज प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में सरकार का होना अनिवार्य है, और सरकार के लिए संविधान का होना अनिवार्य है, और संविधान को राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए या राज्य के मूर्त स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसलिए स्वतंत्र भारत की सरकार या स्वतंत्र भारत जब अस्तित्व में आता है तो उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाए, एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए, और उस संविधान के माध्यम से एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाए जो जनता के हितों की पूर्ति करे। और भारतीय संविधान सभा ने जनता के हितों की पूर्ति करने के लिए, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए जिस राजनीतिक व्यवस्था, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जिस लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, वह लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था आज सफल है, और उस सफलता का परिणाम यह है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतांत्रिक स्थिति में या लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करता है और सफलता के साथ जनता के हितों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो धन्यवाद, और कल फिर मिलते हैं एक नई अवधारणा के साथ, एक नए पक्ष को लेकर, एक नए स्वरूप को लेकर। तो आप लोग के लिए माध्यम आईएएस जो अवधारणात्मक पक्ष लेकर आ रहा है वह आपके लिए कितना उपयोगी है, कृपया करके आप कमेंट में हमें जरूर इंफॉर्मेशन दीजिएगा, और यह भी दीजिएगा कि आप लोग को किन विषयों की या किन विषय पर और समझ विकसित करनी है। तो ठीक, टेक केयर, थैंक यू।